हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। कि बार मैग्नेट को हम किस तरह से सोलेनोइड की टर्म में लिख सकते हैं, किस तरह से उसका डेरिवेशन आएगा, क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो देखो भाई, हमारे पास क्या था, एक एम्पियर ने एक हाइपोथेसिस दी थी। एम्पियर ने हाइपोथेसिस क्या दी थी कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे जब आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो भी क्या करते हैं, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर करंट आएगा। ठीक है। तो जब हम बार मैग्नेट को सोलेनोइड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो बार मैग्नेट को हम किस तरह से सोलेनोइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूं तो ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। ये क्या इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या इसका साउथ पोल है। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है भाई, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है वही इस तरह से। ये चली गई भैया आपकी नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट हो गई और साउथ पे क्या हो जाती है आपकी एंड हो जाती है। ये हमारी होगी। और अंदर जो इनकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है भैया आपकी साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से ये मूव कर जाती है भैया आपकी। लेकिन जब हमने सोलेनोइड को दिखा था तो सोलेनोइड हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एक्सेल होता है या सॉफ्ट आयरन कोर होती है। उसके ऊपर हम क्या करवा देते हैं भाई, वायर को, इंसुलेटिंग कॉपर वायर को वाउंड करवा देते हैं इस तरह से। और एक साइड से करंट एंटर करेगा और दूसरी साइड से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा वही हमारे पास। ठीक है। तो इनके अंदर करंट क्या करेगा, फॉलो फॉलो करेगा वही इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ये आपको पता है। अब जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है। अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हो सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड के एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इस तरह से आ रहा भाई, तो कैसे जाएगी, इस साइड से इस तरफ जाएंगे भैया। तो एक्सिस के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो कैसी आई थी आपकी, स्ट्रेट आई थी भाई, इस तरह से। ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट स्ट्रेट आई थी। लेकिन अगर हम इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड फेस में देखते थे, तो अगर मैं इसका डायग्राम इस तरह से निकालता हूं, इसका एक्सिस अगर बाहर निकाल लेता हूं मैं ये सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, ऐसी स्ट्रेट जा रही थी भाई। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं भाई, इसके एक्सिस से बाहर निकलते थे ऐसे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से आ रही थी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही थी, इस तरह से आई थी भाई। तो ये क्या करती थी, इस तरह से आपकी मूव करके जा रही थी भाई ऐसे, ये ऐसे आ गई, फिर ये क्या होगी, इस तरह से आ गई। तो देखो ये इसके अंदर जो हमारे पास जो डायरेक्शन हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड और डाउनवर्ड में, तो इसमें तो आपकी कैसी है, इस तरह से जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें आपकी क्या जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो और इनमें क्या थी भाई, स्ट्रेट इस तरह से। तो देखो इसमें सोलेनोइड में और जो हमने बार मैग्नेट बनाई है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर एक्सिस के अबाउट क्या है, स्ट्रेट है, और इसमें एक्सिस के अबाउट क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेट है। लेकिन हमारे जो बाहर का जो एरिया उसमें क्या भाई, क्लोज लूप, और इसमें भी क्या बना रही है, क्लोज लूप, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी क्या है, क्लॉकवाइज। यानी एक को नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, दूसरा क्या है, साउथ पोल की तरह काम कर रहा है भाई। ठीक है। और अगर इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम क्या देखते थे, मैग्नेटिक फील्ड देखते थे, तो इस केस में आपकी कैसे आती है, ये आपका इस तरह से जा रहा है तो इनवर्ड में क्या जाएंगे आपकी, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से आपकी मूव करके जा रही थी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बार मैग्नेट की, वो किससे रिजेंबल करती हैं, सोलेनोइड के साथ रिजेंबल करती हैं। ठीक है। नीचे वाला साउथ पोल की तरह काम करेगा, अपवर्ड में नॉर्थ पोल की तरह। तो इसके इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और आउटवर्ड में क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्थ टू साउथ। एक फेस आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, दूसरा क्या साउथ पोल की तरह काम करेगा। और इसी तरह हमारे पास क्या बार मैग्नेट के अंदर है, तो दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। अब इस बार मैग्नेट को हम किसकी तरह काम करवाएंगे, इस सोलेनोइड की तरह काम करवाएंगे, या कि ये सोलेनोइड किस तरह से काम करेगा, बार मैग्नेट की तरह भाई। ठीक है। सोलेनोइड हमने बता दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में तो मैग्नेट नहीं है ना, ये हमने इसको क्या किया, आर्टिफिशियल मैनमेड बनाया भाई ये। ठीक है। तो ये मैग्नेट की तरह कैसे काम करेगा उसको हम देखते हैं कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, कि जो बार मैग्नेट होता है वो सोलेनोइड की तरह काम करेगा, और सोलेनोइड किसकी तरह काम करेगा, आपका बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो दोनों एक दूसरे क्या है, कोरस्पोंडिंग काम करेंगे। तो उसके लिए यहां से आपको ये बात क्लियर होगी कि किस तरह से दोनों रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ, कि आपका ये सोलेनोइड और ये बार मैग्नेट। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन, की डेरिवेशन के अंदर हम किस तरह से इसको करके दिखाएंगे, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी भाई।
तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले अब दोनों के पास, जब यहाँ पर हमने एक सोलेनोइड बनाया था, एक बार मैग्नेट बनाया था, दोनों के पास अगर हम किसी भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो दोनों क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर किसी एक मैग्नेटिक नीडल को हम लेके जाते हैं बार मैग्नेट के पास और सोलेनोइड के पास, तो दोनों क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक नीडल को क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। तो दोनों क्या दिखाएंगे, सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो सोलेनोइड होता है हमारा, वो बार मैग्नेट की तरह किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर इस सोलेनोइड को मैं ऐसे बना देता हूं इस शेप में, अगर इस सोलेनोइड को हम पर्टिकुलर प्रॉपर शेप में बनाते हैं, तो ये मैंने क्या बना दिया भाई, अपना एक सोलेनोइड हमने एज्यूम कर लिया। अब ये डायग्राम आपने अच्छे से समझना भाई, मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि डायग्राम आपके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें करंट आपका क्या कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि इसके अंदर आई करंट क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। अब देखो ये सोलेनोइड है, इसके ऊपर हमने वायर बाउंड करवा रखे हैं, तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी, वायर बाउंड होगी, ठीक है। अब देखो ये बार मैग्नेट की तरह हमें दिखाना है, तो हम इसका क्या मान लेते हैं, एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं भाई, इन दोनों एक्सिस के बीच का, इस तरह से। ये हमने क्या मान लिया भाई, इसका एक एक्सिस एज्यूम कर लिया, ठीक है। और ये हमने क्या मान लिया, वो इसका एक सेंटर पॉइंट मान लिया। अब इस फेस से लेकर इस फेस की जो डिस्टेंस है, जैसे बार मैग्नेट हम दिखाते थे, तो बार मैग्नेट अगर हम दिखाते हैं ऐसे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमने नॉर्थ पोल मान लिया, या फिर ये दिखा दिया भाई ये साउथ पोल है, क्या नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता था। वो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर साउथ और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन क्या होती थी, 2l होती थी भाई, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 2l मान ली, इस फेस से इस फेस तक की। अब सेंटर से लेकर इस तक की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, या फिर इसको मैं नीचे शो कर देता हूं, ठीक है, ऊपर फिर आपकी और चीजें बनानी पड़ेंगी। ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर इस फेस की, इस फेस का नाम मैंने ए फेस रख दिया, इस फेस का मैंने क्या नाम रख दिया भाई, बी फेस रख दिया, ठीक है। इसकी डिस्टेंस ओ जाएगी एल, और ओ से लेकर ए फेस की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी भाई, एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहां तक ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब देखो हमें क्या दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर अब ये देखो भाई, ये इसका क्या है, कर्व्ड सरफेस है, लेकिन ये क्या इसके एंड पॉइंट है। तो आपको पता है कि जो बार मैग्नेट होती है वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कहां पर लगता है, आपका एंड पॉइंट के ऊपर लगता है, और सेंटर के ऊपर क्या लगता है, वीक फोर्स लगता है। तो इन एंड पॉइंट के ऊपर, इन एंड पॉइंट पे क्या लगेगा, आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इसकी जो रेडियस है भाई, इस सर्कुलर लूप की, ये जो लूप है इसकी रेडियस मैंने किसकी इक्वल मान ली भाई, ए के इक्वल मैंने इसकी रेडियस एज्यूम कर ली। इसी तरह यहां पर भी रेडियस क्या हो जाएगी भाई, सेम ए के इक्वल हो जाएगी। अब मैं इसके एक्सिस के अबाउट यहां पर एक कोई पी पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं भाई, ये मैंने पी पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या दिखानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है। तो देखो भाई ओ से लेकर और जो आपका ये पी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस मैंने किसकी इक्वल मान ली, आर के इक्वल हमने एज्यूम कर ली भाई, ठीक है। अब ये देखो इसकी लेंथ क्या है, ये कितनी भी लेंथ हो सकती है इसकी, बहुत ज्यादा या इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसकी अगर हमारे पास कोई एक प्रॉपर लेंथ नहीं है, तो देखो इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जाएंगे डिस्टेंस आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, यानी हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसके अंदर अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि ये सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, इस तरह से वायर को बाउंड करवाते हैं हम, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर क्या करते हैं, हम बाउंड करवाते हैं ऐसे। तो इसमें मैंने क्या कह दिया भाई, एन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के ऊपर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इसकी एज्यूम कर ली भाई, ठीक है। ए क्या मान लिया, अब इसका रेडियस मान ली भाई मैंने इस सर्कुलर लूप की। 2l मैंने क्या मान ली, इसकी डिस्टेंस मान ली भाई, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ बोल दो भाई, डिस्टेंस बोल दो या फिर लेंथ बोल दो इसकी भाई, ठीक है। और r मैंने क्या लिए भाई, o से लेकर p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली। अब देखो इस p पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखाना भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है। तो देखो इस p पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे,
तो इस पॉइंट की हर एक की डायरेक्शन डिस्टेंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होके आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन हम अपना एज्यूम कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लिया इसका, इस तरह से ये, और इसकी जो डिस्टेंस है इस पोर्शन की, विड्थ है, वो हमने क्या मान ली भाई, dx मान ली, ठीक है। और सेंटर से लेकर इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, x मान ली भाई, यहां से ऐसे ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x एज्यूम कर ली, जो ये हमने स्मॉल पोर्शन एज्यूम किया है इसकी भाई। इसको मैं थोड़ा डार्क से दिखा देता हूं तो आपको ध्यान रह जाएगा। इस पोर्शन की डिस्टेंस हमने x मान ली सेंटर से, और इसकी जो विड्थ है वो हमने क्या मान ली, dx मान ली। अब देखो यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर n मेरे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स देता हूं, तो जो ये मैंने यहाँ पर dx एज्यूम किया है इसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी भाई, n इंटू में dx हो जाएगा। अगर एक पॉइंट के ऊपर आपकी n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये लेंथ हमारे पास क्या है, dx है, तो dx के ऊपर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी, n इंटू में dx। या फिर आप अगर इजी वे में समझना चाहते हो, जैसे एक पॉइंट के ऊपर 5 नंबर ऑफ टर्न्स है भाई आपकी, तो 2 पॉइंट्स के ऊपर कितनी हो जाएंगी 10, 3 पॉइंट्स के ऊपर कितनी हो जाएगी 15, 4 के ऊपर कितनी हो जाएंगी 20। यानी जितनी नंबर ऑफ टर्न्स एक पॉइंट के ऊपर है उनको हम क्या करें भाई, उन पॉइंट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरह एक पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स n है, यानी लेंथ 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ है, और इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, dx सेंटीमीटर मान ली, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी, n इंटू में dx। यहां तक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की भाई। तो देखो अगर इस dx की वजह से मैं इस p पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं भाई, और फिर मैं बाद में क्या करता हूं, इसी टाइप के बहुत सारे dx कंपोनेंट यहां पर एज्यूम करता हूं, और सभी की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा, तो लास्ट में मैं क्या करूंगा भाई, इसका समेशन कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या किया भाई, dx जो हमने ये एलिमेंट एज्यूम किया है सोलेनोइड का, इस dx की वजह से इस p पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखानी है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसमें एक बात नोटिस करनी है आपने, बस इसमें आपने एक रिजल्ट याद करना है। याद क्या करना, आपने वो चीज पहले कर रखी है, आप उसको से अंडरस्टैंड भी कर पाए होंगे। डायरेक्ट हमने एक रिजल्ट लेना है, वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी मैं पूरी फिजिक्स में आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक यही चीज है जो आपने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यूज होता है भाई, ठीक है। वरना अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, हमें फिर से वो पूरा डेरिवेशन यहाँ पर ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। पहले वो पूरा डेरिवेशन होगा और फिर इतना ही डेरिवेशन होगा आपका, तो आपके पास 2 डेरिवेशन होंगे और क्वेश्चन आपका कम मार्क्स का होगा, लेकिन आपने कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पर उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखो अगर ये हम देखते हैं, तो इस पार्ट को अगर देखते तो ये हमारे पास क्या एक सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल होगी तो इसमें करंट कैसे जा रहा है भाई आपका, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, तो कैसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ से डायरेक्शन जाएगी भाई। अब देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और जो ये पी पॉइंट है ये क्या करता है, इसके एक्सिस के ऊपर लाई करता है भाई पी पॉइंट, इसी के तो एक्सिस होगा भाई। इस एक्सिस को मैं आगे बढ़ा दूंगा तो पी पॉइंट कहां पर आएगा, इस कॉइल के एक्सिस के ऊपर आएगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, वहां पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं बी। हमारे पास क्या आई थी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास क्या आया था भाई 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आई थी भाई 3/2। ये हमारे पास क्या आई थी भाई, वैल्यू आई थी इसकी। अब यहां पर देखो बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, आई हमारे पास करंट है, ए क्या है इसका ये ए स्क्वायर है, यहां पर 2, आर स्क्वायर हमारे पास क्या है डिस्टेंस है पॉइंट की, ठीक है, और ए स्क्वायर क्या है इसकी रेडियस है, इनटू में क्या होगा पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आई थी, वैल्यू आई थी कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट,
यहां से मैंने ये वैल्यू निकाली थी उस मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये पॉइंट क्या है, इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रिजल्ट यूज कर सकते हैं भाई, हम इसको पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब इसके अंदर देखो, जो चीज आपने इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आपने ध्यान रखना है कि ये चीजें सिर्फ उस सर्कुलर कॉइल की वजह से हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, इस ये पोर्शन लिया है, ठीक है। तो ये पोर्शन भी तो एक सर्कुलर कॉइल की तरह ही होगा भाई, ठीक है। ये हम यहाँ इसका फॉरवर्ड फेस दिखा, इसका बैकवर्ड फेस भी तो ऐसा ही होगा जैसे सर्कुलर कॉइल हमारी इस तरह से। तो इसके बैकवर्ड फोर्स में इसकी डिस्टेंस हमारे पास dx है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, यहां से ये आपने याद रखना है भाई। तो इसकी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बीबी। अब यहां पर देखो म्यू नॉट आपका एज इट इज, करंट इसमें जा रहा है आई, ए स्क्वायर आपका एज इट इज। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितनी निकाली है, n इंटू में dx, वहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थी, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n इंटू में dx। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई n इंटू में dx डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर पॉइंट की डिस्टेंस r स्क्वायर, तो यहाँ पर पॉइंट जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कहां से है, ये तो सेंटर से है ना भाई r स्क्वायर, लेकिन सेंटर से नहीं लेना, हमें कहां से लेना भाई, इस पोर्शन से हमें क्या दिखानी, P पॉइंट की डिस्टेंस दिखानी है। तो देखो O से लेकर P की डिस्टेंस हमारे पास r है और O से लेकर इसकी डिस्टेंस हमारे पास x है। तो अगर मैं r में से x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमारे पास यही डिस्टेंस बच जाएगी भाई। तो r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि r स्क्वायर माइनस में r माइनस x का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर इनटू में इसकी पावर क्या होगी भाई आपके पास 3/2। तो ये वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होगी, बस हमें क्या करना है, एक नंबर ऑफ टर्न्स और एक जो डिस्टेंस हमने सेंटर से नहीं लेनी, इससे लेनी है। ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, अगर O से लेकर P की डिस्टेंस में से, इस डिस्टेंस में से अगर मैं OX डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास यही डिस्टेंस बच जाती है भाई, और इसी की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर r की जगह मैंने क्या कर दिया, r माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी भाई ये चीज। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये चीज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे भाई। तो सोल्व करेंगे तो देखो, जब इस टीपी को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पोर्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं इसके। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों साइड में, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसकी लेंथ हमें नहीं पता भाई, लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो हम लेंथ के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। देखो सेंटर से इस साइड में लेंथ है l और सेंटर से इस साइड में लेंथ है आपकी l, दोनों साइड में आपकी डिस्टेंस क्या है, l है ना भाई। तो जैसे आपके मैथ के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है आपका, ये सेंटर पॉइंट होता है o, इससे इस साइड में लेंथ कैसी ली जाती है, नेगेटिव, और इस साइड में लेंथ कैसी ली जाती है भाई, पॉजिटिव। तो यहाँ भी वही है, o से इस साइड में लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी और इस साइड में लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मैं इसको ये कह दूं कि लिमिट लगा देता हूं मैं यहाँ पर, चलो हम अभी दिखाते हैं, नेक्स्ट में लिमिट लगाएंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या क्या आएगा भाई हमारे पास, db इंटीग्रेशन, और जो कांस्टेंट है वो क्या हुआ इंटीग्रेशन से बाहर, म्यू नॉट n a स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी आपकी 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्या बचेगा भाई dx, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका क्या बच गया dx। अब देखो dx, x क्या हमारे पास लेंथ है ये, तो लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे, इस साइड में जो लेंथ होगी माइनस l क्यों लेंगे, इससे हम कितनी भी डिस्टेंस हम इस तरफ बढ़ा सकते हैं भाई, और प्लस l, o से हम कितनी डिस्टेंस इस तरफ इसको लेके जा सकते हैं। तो x की लिमिट हमने लगा दी -l टू प्लस l भाई। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि अगर हम लिमिट नहीं लगाते हैं तो हमें इसकी लेंथ का पता नहीं लगेगा कि कितनी लेंथ के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है। और -l लगाने के बाद क्या होगी, कितनी डिस्टेंस हम इस तरफ बढ़ा सकते हैं इसकी नेगेटिव में, वहां से स्टार्ट हो जाएगी और जितनी डिस्टेंस हम यहाँ तक लेके जाएंगे पॉजिटिव में, वहां तक आपकी चली जाएगी लेंथ, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे भाई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इसके अंदर देखो, इसको मैं यहां से कर देता हूं रब, इस फॉर्मूले का हमारे पास कोई काम नहीं, बस इसका इतना ही काम था आपको समझाने के लिए। अब यहां से देखो भाई, ये dp हमारे पास क्या होगी b इज इक्वल टू,
म्यू नॉट एन ए स्क्वेयर, म्यू नॉट एन ए स्क्वेयर डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक x है और एक क्या है a है, तो अगर मैं इस x और a को r के साथ कंपेयर करता हूँ तो देखो ये हमारे पास r डिस्टेंस है, अगर r के साथ मैं x को कंपेयर करूंगा तो x क्या एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस r के कंपैरिजन में, और अगर a को मैं कंपेयर करता हूँ r के कंपैरिजन में तो a भी मेरे पास क्या है वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ भाई कि जो if r is very very greater than a and r is very very greater than x, अगर ये दोनों से ग्रेटर देन होगा तो हम a को और x को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर कोई चीज स्मॉल होती है तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और भी स्मॉल जाती है। ठीक है, कई बार कई बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे वो एग्जांपल है जैसे 2 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 4, अगर 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, लेकिन ये तो हर बार क्या आया भाई ग्रेटर आता है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होती है और भी छोटी हो जाती है। कैसे, अब इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपको ये देता हूँ भाई 0.02, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा 0.0004, अब बताओ ये 0.004 0.02 से बड़ा है या छोटा है भाई, तो और भी स्मॉल होगा इसका स्क्वायर जब हमने किया, तो यही बात यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो a और x को हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब हम a और x को यहां से नेगलेक्ट करेंगे, जब a और x को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहां से ये 2 एज इट इज आपका, ये 2 आपका एज इट इज, यहां से x को मैंने क्या कर दिया नेगलेक्ट, तो सिर्फ यहां से क्या बचा आपका r स्क्वायर भाई। ठीक है, a स्क्वायर को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि ये x स्क्वायर और ये a स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर था तो r का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर r का स्क्वायर, और a का स्क्वायर भी हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो पावर कितनी बची हुई r की 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर -L2 प्लस L आपका क्या बच गया dx भाई। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी ये चीज, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या बचेगा भाई स्क्वायर से 2 कैंसिल तो r की पावर क्यूब, और dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ आपका x, और लिमिट लगा दो -L2 प्लस L भाई। ठीक है, अब इस लिमिट को हम पुट कर देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई म्यू नॉट एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई आपकी क्या जाती है भाई 2r क्यूब, और इनटू में आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस l है, माइनस का साइन लगाओगे और नीचे -L है तो प्लस L हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास होगी ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं भाई म्यू नॉट एन ए स्क्वायर इनटू क्या होगा 2l डिवाइड बाई आपका क्या होगा 2r क्यूब भाई। ठीक है, अब इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं भाई, अब देखो यहां से हमारे पास आ गई, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट की वैल्यू, या फिर अगर हम इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे भाई b इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब 2 तो यहाँ पर है भाई, तो इसको मैं नीचे से क्या कर देता हूँ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये 2r क्यूब एज इट इज, तो इसी तरह क्या करेंगे भाई मैं एन ए स्क्वायर इंटू में 2l इंटू में क्या कर दिया भाई 2 पाई, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये तो होगा नीचे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में r क्यूब, तो ये आ गया भाई हमारे पास b इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में r क्यूब, अब ऊपर हमारे पास क्या बचा भाई 2l इंटू में 2 पाई। ठीक है, अब यहां पर देखो, और साथ में हमारे पास क्या था भाई करंट भी चल रहा था। ठीक है, b नॉट आई, ये बात आपने ध्यान रखनी, यहां पर करंट भी था भाई साथ में आई, तो ये चीज आपने नहीं भूलनी है, कई बार कुछ चीजें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं रह जाती हैं लिखते टाइम, तो आई भी था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था, तो वहां पर हमारा आई था, तो आई यहाँ पर हमारा रह गया था भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट आई, तो यहाँ पर क्या बचा भाई आपका 2l इंटू में 2 पाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n इंटू में क्या लिख दिया भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई n इंटू में 2 पाई इंटू में क्या कर दिया 2l, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें क्या करना भाई मॉडिफाई करना है, तो देखो भाई जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको रब कर देता हूं मैं। अब थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, थोड़ी सी,
अब देखो इसको कैसे करोगे, बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं म्यू नोट अपॉन 4 पाई आर क्यूब, इसको मैंने लिख दिया एन इंटू में 2l, और फिर मैंने लिख दिया भाई पाई ए स्क्वायर इंटू में क्या कर दिया भाई आई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और एन इंटू में 2l और इंटू में क्या होगा भाई 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन और 2l मैंने एक साथ लिख दिया, फिर यहां से पाई और ए स्क्वायर रह गया था ना, वो यहां पर ए स्क्वायर, यहां पर बचा भाई एन और 2l मैंने एक साथ लिख दिया, पाई ए स्क्वायर एक साथ लिख दिया, और आई इंटू में 2, आई इंटू में 2 पाई का 2 यहां पर आ गया भाई। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरह से अगर मैं अरेंज कर देता हूं, अब इसके अंदर देखो जो n इंटू में 2l है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिखाई दे रही है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या निकाला था, n इंटू में dx, n क्या थी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, dx मेरे पास क्या थी लेंथ, अब dx से क्या आ गया l, तो ये क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, इसको नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं भाई। ठीक है, i मेरे पास क्या है करंट, i करंट है भाई, और पाई ए स्क्वायर मेरे पास क्या होगा भाई इसका एरिया हो जाता है भाई। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल दिखाता हूं यहां पर, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल अगर मैं दिखाऊंगा m, तो मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास क्या होती है भाई एन आई ए, इसके इक्वल होती है भाई नंबर ऑफ टर्न्स एम्पियर इनटू में एरिया, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होती है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं भाई एन, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास किसके इक्वल है एन इंटू में 2l, एन इंटू में 2l, आई मेरे पास क्या था करंट, तो करंट कितना है इसका आई, और इंटू में एरिया क्या गया भाई इसका पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। तो देखो इन सारी चीजों को मैं क्या लिख सकता हूं मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में मैं इसको लिख सकता हूं भाई। ठीक है, तो यहां पर जब मैं इसको मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई, ये चीजें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, कुछ भी नहीं है, बस लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन है और लास्ट में ये चीज आपने ध्यान रखनी है भाई। तो इसको मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड को B इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब था भाई, ये एज इट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर क्यूब आपका एज इट इज इनटू में n इनटू में 2l पाई ए स्क्वायर आई, ये किसके इक्वल होगा m के इक्वल, और ये 2 आपका क्या बचा एज इट इज, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 2m। ठीक है, अब यहां पर देखो जो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल के आई है, ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल लाइन के ऊपर निकाली थी ड्यू टू ए बार मैग्नेट। आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो म्यू नॉट इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाय r क्यूब, ये अगर बच्चों को होती है तो इसको ऐसे अरेंज कर लो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में 2m डिवाइड बाय आपकी r क्यूब। तो ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी निकाली है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू आपकी कहां पर आई थी, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो, बिल्कुल सेम रिजल्ट आया हमारे पास यहाँ पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी आई है एक्सियल लाइन वाली, और यहाँ पर हमने क्या लिया था एक सोलेनोइड एज्यूम किया था भाई, तो सोलेनोइड के एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो किसके साथ रिजेंबल कर जाती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम आई है। तो यहां से भी इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सोलेनोइड है वो किसकी तरह काम कर रहा है आपका एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है भाई। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था कि जो सोलेनोइड हो बार मैग्नेट की तरह किस तरह काम करेगा। अगर हम उसका एक रिजल्ट बार मैग्नेट के को लेके आ जाते हैं तो वो क्या करेगा भाई बार मैग्नेट की तरह हमारा काम करेगा, और यही हमने यहाँ पर दिखाया है कि जो सोलेनोइड को लेकर उसके एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लिया था उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसके कोरस्पोंडिंग आई है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट लिया था वहां पर आई थी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी सेम आ गई। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट जो सोलेनोइड है वो किसकी तरह आपका काम कर रहा है भाई, एक बार मैग्नेट की तरह वो काम कर रहा है। अगर डायग्राम किसी से अभी रह जाता है तो देखो हमने बार मैग्नेट के अंदर ऐसे लिया था भाई, स्पीड पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल एज्यूम किया था, इसकी वजह से नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उस वाले केस से आप इसको रिजेंबल कर सकते हो। तो दोनों की वैल्यू लास्ट में क्या है आपकी सेम आई है।
तो सोलेनोइड आपका बार मैग्नेट की तरह हमने शो करके दिखा दिया भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा भी आपको टॉपिक लगे वैसा आप मुझे बता सकते हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत ना पड़े, आप सारी चीज़ों क्या करते चलो, अंडरस्टैंडिंग करते चलो भाई। बस इसमें आपका जो स्टार्टिंग वाला फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा कि सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट की वजह से एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आप किस तरह से आई थी भाई। सिर्फ आपने वो फार्मूला की याद करना, वरना उसको ड्राइव करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये डेरिवेशन। तो सिर्फ आप उसको याद कर सकते हो, उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपके ऊपर। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। जैसे भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और साथ साथ जो नए स्टूडेंट आते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।